में लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, ठीक है, एक कोई स्फेरिकल मतलब गोलाकार कोई बैलून है, ठीक है, बीइंग इन्फ्लेटेड, ठीक है, उसको उसमें हवा भरी जा रही है, उसको फुलाया जा रहा है, चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, वो एक कांस्टेंट रेट से उसका जो वॉल्यूम है ना वो एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, जैसे मतलब नियत एक के दर से बढ़ रहा है। तो उसका मान लीजिए वॉल्यूम अगर भी है तो उसके बढ़ने की जो दर है, दर को हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के वृद्धि की जो दर है, मतलब उसके आयतन की वृद्धि की दर, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि नियत है, ठीक। मान लीजिए कांस्टेंट कोई के होगा, कांस्टेंट रेट से वो बढ़ रहा है। कहता है कि इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, यदि शुरुआत में उसका जो रेडियस था वो था 3 यूनिट का, ठीक। और कहता है कि एंड आफ्टर 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड के बाद उसका जो रेडियस है ना वो 6 यूनिट हो जा रहा है। तो कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर टी सेकेंड। तो टी सेकेंड के बाद उसका रेडियस क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। पूरी बात को समझिए, यानी जब टाइमिंग 0 था, 0 सेकेंड, तो उसका रेडियस था 3। जब उसका टाइमिंग हुआ 3 सेकेंड तो उसका रेडियस हुआ 6। तो अगर टाइमिंग जो है वो टी हो जाए तो उसका रेडियस क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक। यानी ये दो कंडीशन दिया गया है। तो पहले तो आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए 2 केस दिए गए हैं। इन केस के आधार पे वहाँ पे हम लोग सी का वैल्यू फाइंड करके निकालेंगे और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे जनरल सॉल्यूशन में, और उस सॉल्यूशन में फिर टी रख करके आर का वैल्यू क्या आ रहा है इसको हम फाइंड करेंगे। ये एक्सरसाइज 6 से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको बना रहे हैं, ठीक है। चलिए बारी बारी से देखेंगे, और हमको लग रहा है इसके बाद कि 19, 20, 21, 22 ये चारों क्वेश्चन सब इसी तरह का है, ठीक है। तो बड़ा आराम से देखिएगा, एक अलग तरह का प्रश्न है यहाँ पे अभी फिलहाल। तो हम लोग शुरुआत में ले लेते हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल मतलब क्या होता है, गोलाकार स्फेरिकल बैलून, ठीक है, इज भी। मान लिया गया कि जो स्फेरिकल बैलून दिया गया है उसका वॉल्यूम जो है वो भी है, ठीक है। चलिए जी आगे। अब अगर भी है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उसमें जब हवा भरी जा रही है तो उसके आयतन की वृद्धि की जो दर है वो कांस्टेंट है, यानी उसके आयतन की वृद्धि की दर हमेशा टी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम लोग के मान लेते हैं, यहीं पे लिख देंगे कि वेयर के इज अ कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट, ठीक है, जहाँ के एक नियत राशि है। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना होगा। अब आपको पता है कि d बटा में dt, और b क्या है यहाँ पे, स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम है, और कोई स्फीयर का मतलब गोला का आयत क्या होता है, आयतन क्या होता है। तो गोला का आयतन 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। ये हो गया के कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा। ये देखिए 4/3 पाई जो है वो कांस्टेंट है, तो 4 पाई/3 जो है वो कांस्टेंट के रूप में बाहर आ गया। बचा क्या, dr³ बटा में dt इज इक्वल टू के। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, चूँकि पता है कि आपको उसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है, तो सेपरेट करना होगा। सेपरेट करना है तो भाई इसको सेपरेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जरा एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे यहाँ RQ है तो पहले हमें इसे R के रिस्पेक्ट में जैसे डिफ्रेंशिएट करना है एक प्रकार से। तो अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएशन में आपने पढ़ा है चेन रूल, तो चेन रूल में क्या करेंगे, RQ को R के रिस्पेक्ट में, फिर R को T के रिस्पेक्ट में। क्या ऐसा होता है कि नहीं। अभी ये 4 पाई/3 और RQ का होगा R के रिस्पेक्ट में x⁴n वाला फॉर्मूला n x n-1 यानी 3-1 यानी 2, और ये हो गया dr/dt। अब जो है कि नहीं यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा ये देखिए, 3 से 3 कट भी जाएगा, 4 पाई r² इंटू dr बटा में dt के, ठीक। अब बाकी हम लोग कैसे इसको सेपरेट करते हैं इसको देखिए। r की तरफ r तो ठीक ही है, 4 पाई r², ठीक है, इंटू dr, और
इधर साइड में कर देते हैं टी को। यहाँ पे हमने क्या किया, सेपरेट किया, लिख देंगे कि ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल को सेपरेट करने पर, तो सेपरेट कर दिए और सेपरेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। नॉन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, वी गेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू डी आर के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटू डी टी। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं ज़रा ध्यान से देखेंगे। इसे हटा दें। चलिए जी, तो यहाँ से देखिए 4 पाई, फिर आर स्क्वायर का क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन का पढ़े होंगे ना, कि जितना है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और नीचे भी 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू के। डी टी का क्या होगा, डी टी का हो जाएगा टी। और पता है कि अब यहाँ पे आप कांस्टेंट, जिस दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी किधर साइड लगाएंगे आप, तो हमेशा याद रखें, जैसे यहाँ पर आपका क्या था, डी आर बाई डी टी था, है ना, तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स रहता है तो हम एक्स के साइड लगाते हैं। ऐसे ही अगर डी टी है ना, डी आर बाई डी टी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसी साइड आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करना है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, और जैसे कभी मान लिया डी वी बाई डी वी डी वाई बाई डी वी है कुछ भी, या ऐसे है डी वी बटा में डी वाई था, तो हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में तो कर रहे थे तो वाई की तरफ लगाएंगे, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, या जिसके रिस्पेक्ट में दिया था जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी के तरफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग डी आर बाई डी टी था ना, देख लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो निकाले थे हम लोग डी आर बाई डी टी था, इसलिए हम लोग टी के तरफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्योंकि डी आर बाई डी टी में टी के रिस्पेक्ट में करना था ना, तो टी के तरफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। नहीं याद रखेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी, थोड़ा सा वैल्यूज में अंतर आने लगेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब इसको क्या करेंगे समझिए ध्यान से। ये आपका जो आया है 4 पाई, थोड़ा सा एक लाइन और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 पाई आर क्यू बटा में 3 इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। अब यहाँ से आपको जो कंडीशंस दिए गए हैं केस, उसके अनुसार आपको सॉल्व करके सी का वैल्यू फाइंड करना होगा और के का भी वैल्यू फाइंड करना होगा, क्योंकि दो कांस्टेंट यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि जो उसका वॉल्यूम था ना स्टार्टिंग मतलब जो t0 था, तो उसका रेडियस कितना था, 3 यूनिट था। तो यहाँ पे वही केस के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कि नाउ इनिशियली मतलब प्रारंभ में, ठीक है, शुरुआत में। नाउ इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जब t 0 सेकेंड था मतलब t का मान कुछ नहीं था, ठीक है, देन उस कंडीशन में उसका जो रेडियस था वो था 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट्स। तो एंड ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यूज, अब उस मान को हम समीकरण 1 में पुट करेंगे और वहां से हम लोग कुछ जो निकलेगा उसका मान निकालेंगे। पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में हम इसको चुपचाप रख देते हैं वी गेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4/3 पाई आर के जगह पे आर का वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब। इधर के तो मालूम ही नहीं है, टी का मान 0, सी तो पता ही नहीं है। ये देखिए 4 पाई बटा में 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 से यह 27 कट जाएगा 9 बार में,
ये तो 0 प्लस सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से सी का मान निकल गया 9 चौका 36 पाई। सी का मान तो निकल गया। अब एक कंडीशन और दिया है, जब उस कंडीशन को रखेंगे तो हमें दूसरा जो कांस्टेंट है के उसका मान निकल सकता है। देखेंगे ध्यान से। चलिए इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। नाउ अब यहाँ पे फिर लिखते हैं आफ्टर t सेकेंड, ठीक है। नाउ आफ्टर क्या लिखा है 3 सेकेंड के बाद, ठीक है। आफ्टर 3 सेकेंड यानी व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड देन r इज इक्वल टू कितना हो जाता है, जब उसका 3 सेकेंड के बाद जब उसमें हवा भरी जा रही है तो वो बैलून फुल करके 6 यूनिट रेडियस वाला एक बैलून हो जाता है। तो उसका जो रेडियस है वो 6 यूनिट्स का हो जाता है, ठीक है। एंड पुटिंग दिस वैल्यू, और इस मान को अब हम लोग फिर पुट करेंगे उसमें। पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो समीकरण 1 में फिर रखिए 4 पाई बटा में 3, आर के जगह पे आर का वैल्यू 6 है तो 6 का क्यूब इज इक्वल टू के तो मालूम नहीं है, टी का मान दिया है 3 इस बार, तो के टी का मान 3 प्लस सी, और सी का मान भी आ चुका है, हम लोग उसको रख देंगे नेक्स्ट लाइन में। 4 पाई बटा में 3, 6 का क्यूब कितना होगा 216, ये हो जाएगा 3k, और 6 का मान सी का मान आ गया है 36 पाई। कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से हम उसके मान को रख दिए हैं कि सी का मान इतना है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिए 3 से इसको अगर हम काटना चाहें तो 3 से 72 बार में कट जाएगा, और 72 चौका हो जाएगा 288, 288 पाई, और ये प्लस 36 पाई इधर आएगा तो माइनस 36 पाई इज इक्वल टू 3k, ठीक है। और ऊपर थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि कुछ निकल जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम अगर माइनस कर दें तो 288 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 252, ठीक है। 8 में 6 गया 2, 8 में 3 गया 5, 252 पाई इज इक्वल टू 3k। अब यहाँ से हम लोगों को k निकालना है तो 3 जो है ना वो काट देंगे इसको, 3 से 8 बार में, 3 से 4 बार में, यानी k का मान भी निकल गया कितना 84 पाई, ठीक है। ये हो गया k का मान, इक्वेशन हो जाएगा 3rd। अब देखिए c और k इन दोनों का मान जो इक्वेशन फर्स्ट था उसमें हम रखेंगे, क्योंकि लास्ट में ये पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद उसका रेडियस कितना होगा बैलून का, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में ये लिखेंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ k एंड c, मैंने k और c का मान रखे, या ऐसे लिख दे k का मान कौन था समीकरण 3 में, c का मान समीकरण 2 में, तो ऐसे लिखते c और k का मान रखे, या समीकरण 2 और 3 का मान रखे। कहाँ पे रखना है, समीकरण 1 में, c एंड k इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, समीकरण 1 जो था वहाँ पे रखेंगे। समीकरण 1 में क्या था 4 पाई r क्यू बटा में 3 इज इक्वल टू क्या था के टी, तो के का मान आ गया है 84 पाई इंटू टी, और सी का मान क्या है 36 था ना, अभी सी का मान हम निकाले थे इक्वेशन 2 में, सी का मान आया था 36 पाई, देख लेंगे एक बार जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में जहाँ के था उसके के जगह पे के का मान और सी के जगह पे सी का मान पुट कर देंगे, और फिर इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमें निकालना क्या है, आर निकालना है कि रेडियस कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए जी, यहाँ से बटा में जो 3 है पहले उसको उधर भेज देंगे, आर निकालना तो बाकी सबको उधर भेज ही देते हैं, तो ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू, बटा में 3 है तो ऊपर गुना में, और जो गुना में 4 पाई है वो हो जाएगा बटा में 3/4 पाई, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका 84 पाई टी प्लस 36 पाई, ठीक है।
84 पाई टी प्लस 36 पाई। अब यहाँ से देखिए आर क्यू, अगर इससे हम गुना करें या अंदर से कुछ कॉमन निकाल दें, बात एक ही है, बाहर में 4 है ना, तो अंदर से 4 निकाल लें तो ऐसे कट जाएगा 3 4 पाई। देखिए हम इधर से 4 निकाल ले और पाई भी निकल सकता है, अंदर क्या बचे, 4 से कितना बार में जाएगा, 21 बार में, तो ये हो जाएगा 21 पाई, तो बाहर ही आ गया है तो टी बचेगा, 36 और 4 9 36, तो 9 बचेगा। अब यहाँ से कॉमन निकाले तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कट जाएगा फिर आर क्यूब, और 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना करेंगे 21 तियाँ 63 और 9 तियाँ 27, और ये 3 जो है उधर जाएगा तो पता है ना क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 63T प्लस 27, और इधर का 3 जो है पावर उधर हो जाएगा 1/3, ठीक है। इधर जब पावर जाता है उधर बटा में हो जाता है ना पावर। ये आपका R का मान है, यानी कि T सेकेंड के बाद जो उस बैलून का रेडियस है वो इतना हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे कि हेंस द रेडियस ऑफ द गिवन balloon ठीक है, इज कितना 63T बैलून आफ्टर T सेकेंड कर देंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ द गिवन बैलून आफ्टर T सेकेंड इज कितना होगा, 63T प्लस 27, 63T प्लस 27 टू दी पावर 1/3, यानी T सेकेंड के बाद उस बैलून का जो रेडियस है इतना हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन और है, उससे भी देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। चलिए जी 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में लिखा है इन अ बैंक, किसी बैंक में प्रिंसिपल मतलब मूलधन इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली, उसका जो मूलधन है ना वो लगातार वृद्धि कर रहा है, एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, मतलब R% वार्षिक दर के साथ उसका जो मूलधन है वो वृद्धि कर रहा है, ठीक है, हर साल हर वर्ष। फाइंड द वैल्यू ऑफ R का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इफ रेट 100 डबल इट सेल्फ, यदि 100 रुपया अगर मूलधन है तो वो डबल हो जा रहा है 10 वर्षों में, मतलब कि अभी 100 रुपया है, वो 10 वर्षों के बाद 10 ईयर्स के बाद उसका जो मूलधन है वो सीधे डबल हो जाता है, मतलब जो मिश्रधन है ना वो 10 वर्षों के बाद कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको कंडीशंस दिए गए हैं और आपको बनाने हैं कि जब टी का मान इतना है तो इतना हो जाता है, जब R% की दर से कर रहा है ना तो उसका मूलधन ये है स्टार्टिंग में, जब टी का मान 0 होगा। टी का मान 0 का मतलब कि जब स्टार्टिंग में पैसा डाला तो उस टाइम उसका मूलधन इतना था, लेकिन जब टी का मान 10 हो जाएगा तो उसका मूलधन इतना हो जाए, क्या बोलते हैं, मूलधन कितना होगा ये पता चल जाए तो हम लोग उसको घटा देंगे, तो जो उसका क्या बोलते हैं एक प्रकार से R क्या बोलेंगे, देखिए R निकालना है आपको, क्या बोले मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है, तो हम यहाँ से ये निकाल लेंगे कि भाई आखिर उसका इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट पता चल जाएगा, मूलधन पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा तो रेट निकल जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है ना साधारण ब्याज के केस में आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR/100 होता है। तो इसी प्रकार का ये शर्त हम लोग लेकर के चलेंगे और इसी केस पे बनाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट 10 वर्षों के बाद कितना होता है वो तो पता है, खुद ही चल जाएगा ना, चूँकि मूलधन है आपके पास और ये है आपका मिश्रधन, तो हमें से यहाँ सिंपल इंटरेस्ट मिल जाए तो हम उसको घटा करके पता कर लेंगे कि कितना वहाँ पे ब्याज हो रहा है और उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं उसको कैसे बारी बारी से देख रहे हैं। सबसे पहला काम होगा हमें कि मूलधन को P मान लेते हैं और उसको TR सब कुछ ले करके बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि लेट P, कैपिटल ले लीजिएगा कोई या R स्मॉल ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेट P, T एंड R, P, T एंड R बी द प्रिंसिपल रेट प्रिंसिपल टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। हम लोग मान लिए
कि यहाँ पर जो मूलधन है वो P है, समय जो है वो T है और जो दर है वो R है, ठीक है, ब्याज की दर R है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रश्न कह रहा है कि जो मूलधन की वृद्धि की जो दर है, यानी कि मूलधन के वृद्धि की दर हमेशा किसका दर पूछ रहा है, ध्यान से, मूलधन के वृद्धि हो रही है किस दर से, दर हमेशा समय के रिस्पेक्ट निकलता है, ठीक है। तो मूलधन के वृद्धि की दर दिया है R%, ये आपको प्रश्न के अनुसार दिया है। R% किसका, तो R% पर ईयर, मतलब जितना है आपका मूलधन उसका R% उसमें वृद्धि हो जाती है हर वर्ष। अब हम बताते हैं आपको इसका मतलब क्या हुआ। R% ऑफ P, जैसे अगर मान लीजिए 100 रुपया है और 2% आपको अगर मिल रहा है, तो पहले साल वो पैसा अगर 100 है तो अगले साल कितना हो जाएगा 100, अब प्लस में 100 का 2, 100 का 2%, तो 100 का 2% कितना होगा, 100 प्लस 100 गुना 2 बटा में 100, यानी कि 100 प्लस 2, यानी कि अगले साल वो 102 रुपया हो जाता है। यानी कि जो वृद्धि कर रहा है वो किसका वृद्धि कर रहा है, जो मूलधन है उसका 2%, मतलब R% हर साल वृद्धि कर रहा है। तो ये वृद्धि की दर जो है ना वो नियत रूप से आपको दिया गया है कि किसी बैंक में मूलधन के वृद्धि की दर, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे, रेट ऑफ चेंज की बात जब भी करे, तो आप हमेशा टी के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो समय के साथ मूलधन में वृद्धि की दर क्या है, नियत है, हर वर्ष कितना बढ़ता है, तो R%, तो किसका R% बढ़ेगा, मैंने अब जो पैसा दिया है उसी का ना R% बढ़ेगा। तो अगर मूलधन P है तो उसका R% हर साल वृद्धि करता है। ये प्रश्न बड़ी समझने वाली है, इसको टिक करके समझिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और इसके बाद कंडीशंस दिए गए हैं, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लें, फिर आप कंडीशन को उसमें लागू करके अपना जो कांस्टेंट होंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसका वैल्यू फाइंड कीजिएगा, फिर उसके अनुसार अपना आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए dp बटा में dt, सबको पता है। यहाँ R% ऑफ P, R परसेंटेज का मतलब बटा में 100 और P का मतलब P, ऑफ का मतलब इनटू, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करते हैं हम लोग, जिस साइड जो वेरिएबल उसके तरफ हम ले जाएंगे। P है तो P को P के तरफ, यानी 1/P इंटू डी, बाकी सब R बटा में 100, ये सब जो है इस साइड कर देते हैं। यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। सेपरेट करने के बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे चूंकि R% एक प्रकार से वो क्या बोल रहे हैं कि फिक्स्ड है, कंटिन्यूसली, मतलब वो एक प्रकार से दर जो है ना निश्चित है, इसलिए हम दर को क्या बोल दिए, कांस्टेंट के रूप में। तो हम इसको क्या करेंगे, अब नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/P इंटू डी, और R/100 तो कांस्टेंट है ना, R/100 कांस्टेंट है, क्योंकि 100 कांस्टेंट और R कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कर रहा है इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली का मतलब वो हर साल इसी दर से बढ़ रही है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए वो कांस्टेंट के रूप में उसको हम लोग ले रहे हैं। और ये हो जाएगा dt, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए 1/P है तो 1/P जैसे log P, 1/x का log x, अब 100 और t का क्या होगा, dt का t हो जाएगा। अब यहाँ पर बताइए कांस्टेंट किस साइड लगाएंगे, चूंकि बात को समझना है, dp/dt है तो t नीचे है, t के रिस्पेक्ट में करना था, तो t के तरफ कांस्टेंट लगाएंगे, तो t के तरफ कांस्टेंट आ गया c। अब ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया है। जनरल सॉल्यूशन में जो कंडीशंस दिए गए उस कंडीशन के अनुसार आप वैल्यू पुट कीजिए, और इसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं उन सब का मान खुद पे खुद निकल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग में शुरू करते हैं, ऊपर से थोड़ा साफ कर देते हैं ना। चलिए जी, ये इक्वेशन में हम लोगों को पुट करना है। अब देखिए शुरुआत में क्या बोला है, नाउ इनिशियली, प्रारंभ में, नाउ इनिशियली मतलब प्रारंभ में, वेन, शुरुआत में समय क्या होगा 0, वेन t = 0 ईयर्स, मतलब जब समय कुछ नहीं था, एक भी साल नहीं हुआ था शुरुआत में, तो उस समय मूलधन क्या था 0 ईयर्स। देन उस टाइम उसका मूलधन था 100 रुपया,
ठीक है। तो मूलधन 100 रुपया, ठीक, पता है ना रुपया, यहाँ पे वो जो सिंबल है उसी को हम लोग लिखे हैं 100 रुपया। एंड तो इस मान को इसमें पुट करेंगे एंड पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब समीकरण 1 में इस मान को हम लोग पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। चलिए समीकरण 1 में इसको पुट कीजिए तो लोग क्या होगा, log p की जगह पे क्या रखेंगे 100, जो कि p का मान 100 है, इज इक्वल टू r तो मालूम नहीं है बटा में 100, t के जगह पे क्या रखेंगे 0 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन c। अब जैसे ही रखें, अब log 100 का मान क्या होता है, देखिए एक बात ध्यान से समझिए। log 100 चूंकि यहाँ पे मतलब आपको कह दिया गया है कि पूरे आपके बुक में जो भी log आएगा वहाँ पे नेचुरल लॉग की बात की जाए। नेचुरल लॉग मतलब उसका जो बेस है वो ई होगा, इसलिए हम log 100 का मान यहाँ नहीं निकाल पाएंगे, अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 100, ये 0 हो जाएगा प्लस c, यानी c का मान निकल गया log 100। कोई दिक्कत, इक्वेशन 2 कर दीजिएगा, ठीक है, इक्वेशन 2 log 100 आया c का मान, ठीक है। अब 100 है तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मॉड का, आप डायरेक्ट 100 लिख सकते हो। मॉड इसलिए दे रहे कि पॉजिटिव होना चाहिए, बस ये बात याद रखना है, ठीक है, log 100। चलिए अब हमें क्या करना होगा, सेकंड केस लेना होगा। सेकंड केस क्या दिया है, नाउ। अब कह दिया 10 साल के बाद उसका जो मूलधन है वो डबल हो जा रहा है, ये लिखा है ना। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर का मान निकालना है। इफ रेट 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, जो रेट 100 है, जो 100 रुपये है, वो 10 वर्षों के बाद कितना हो जाता है, 200 रुपये हो जाता है। यानी कि लिखा है कि आफ्टर 10 ईयर्स नहीं, उस 10 वर्षों के बाद, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं, वेन t इज इक्वल टू 10 ईयर्स, जब समय 10 हो, t का मान 10 हो, देन जो उसका मूलधन है वो 10 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, यानी 2 गुना 100, यानी 200 हो जाता है, ठीक है, 200 रुपीज़। एंड पुटिंग दिस, फिर इस मान को रखेंगे एंड पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में ही फिर रखेंगे। चलिए तो log p का मान क्या हो गया इस बार 200, ठीक है, इज इक्वल टू r का मान तो मालूम ही नहीं है, इंटू 100, t का मान तो मालूम भी नहीं है, प्लस c का मान आ चुका है कितना, log। अच्छा एक काम करते हैं, c को भी c छोड़ देते हैं, नेक्स्ट लाइन में ना हम लोग उसको रखेंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़, t का मान 10 दिया था ना, r/100, t का मान 10, तो t का मान 10 लिख देंगे, प्लस c है तो c, log p के जगह p का मान 200, r/100 इंटू t का मान 10, फिर प्लस c। अब c का मान रखेंगे हम लोग, चलिए जी। तो इसको सॉल्व करना है, बड़ी आराम से देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। log 200 का मान कैसे निकलेगा, आपको चिंता की बात नहीं करनी है। देखिए log 200, ये 1 0 से 0 कट जाएगा, r/10, c का मान आपका आ चुका है log 100 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब चलिए log वाले को एक साइड कर देंगे, तो log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू r/10। तो log 200 log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m/n, r/10। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कि log 2। और मैंने कहा कि हर जगह बेस के रूप में e है, और इसका वैल्यू आपको नोट में दिया गया है, वहाँ पे आप देखेंगे आपके क्वेश्चन में दिया है log 2 ई बेस पर क्या होता है वैल्यू 0.6931। तो जो मान दिया हम उसको पुट करेंगे, ठीक है। इसका मान दिया है आपके बुक में 0.6931 इज इक्वल टू r/10। यहाँ लिख देंगे कि चूँकि log 2 का मान ई बेस पर 0.6931 ओहो 0.6931, ठीक है, ये आपको दिया है, आप याद भी कर ले वैसे। चलिए जी, इतना ना याद है, 0.69 भी याद रखें तो कोई बात नहीं, बटा और गुना में चला जाएगा, तो 0.6931 इंटू 10 इज इक्वल टू r। तो यहाँ से r का जो मान आएगा वो 6.931 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से R का मान निकल गया। अब देखिए R और C इन दोनों को हम लोग फिर से इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो पता चल जाएगा कि R का मान क्या है। ठीक है, अच्छा R का मान नहीं निकालना था ना, R का मान ही निकालना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, हाँ तो आपका R का मान तो वहीं गया है, तो अब इसमें परेशान क्या होना है, लास्ट में लिख देना है कि हेंस द रिक्वायर्ड मतलब अविष्ट होता है। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ R इज 6.931%, ठीक है, पर ईयर। ठीक है, इतना परसेंट वार्षिक ब्याज की दर है उसमें। ठीक है, 8% पर ईयर है। ये आपका क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी ना, बहुत इजी था। बस ये केसेस जो दिए गए ना उसके अनुसार आपको काम करना है। ठीक, और इसका हिंट्स के रूप में आपको दिया ही था मान, तो परेशान क्या होना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जैसे 20 था वैसे ही 21 है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है इसमें भी वही लिखा है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। उसमें तो रेट नहीं दिया था, इसमें रेट दे चुका है। कहता है कि एन अमाउंट ऑफ रेट 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक। क्या करता है कि 5% पर ईयर के हिसाब से उसका प्रिंसिपल जो है इंक्रीज कर रहा है। यानी रेट ऑफ क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रिंसिपल दिया, यानी आपको dp बाई dt दे चुका है। वहाँ पर R% बोल रहा था ना, यहाँ 5%। किसका 5%? मूलधन का। ठीक है, 5% P ये आपको दिया हुआ है। और उसके बाद कहता है कि अगर वो शुरुआत में 1000 रुपये जमा करता है इस बैंक में, तो कहता है कि हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। तो वो 10 वर्षों के बाद उसको जो पैसा वो कितना हो जाएगा ये निकालना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी R तो पता ही है, तो लिख देंगे। दो चीज़ें यहाँ माननी पड़ेगी सिर्फ, मूलधन और समय। तो हम लिख देंगे कि लेट P एंड T बी द प्रिंसिपल एंड टाइम। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। P क्या है? मूलधन है। T क्या है? टाइम है, रिस्पेक्टिवली। आ रहा है ना ये वाली चीज़, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए तो अब हम प्रश्न क्या कह रहा है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न में ये कह रहा है कि जो मूलधन में वृद्धि की दर है वो नियत है प्रति वर्ष कितना, 5%। किसका 5%? तो मूलधन का 5%। ठीक है, 5% ऑफ P। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर कंडीशन क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। चलिए तो ये हो जाएगा dp बाई डी टी इज इक्वल टू 5/100 इंटू पी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये तो कट हो जाएगा 5 से 20 बार में, है ना। फिर p को एक साइड कीजिए, 1/p इंटू डी पी, और ये हो जाएगा 1/20 इंटू डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/p इंटू डी पी, ये 1/20 तो कॉन्स्टेंट है, इंटू डी टी। ये हो जाएगा 1/p का log p, इधर 1/20 t का dt का t होगा, और उसके बाद कांस्टेंट किधर लगाएंगे, चूंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो t के साइड कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट यहाँ पे क्या लगेगा, c। चलिए ये हो गया आपका इक्वेशन। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, t/20 कर सकते हैं, तो उसमें क्या परेशानी है। क्या लिख दें, log p इज इक्वल टू t/20 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे कंडीशन के अनुसार आपको जो भी दिया है उसको रखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए यही पे देख लेते हैं इधर साइड में। इसमें लिखा है कि नाउ, शुरुआत में इनिशियली, ठीक है, इनिशियली क्या लिखा है कि शुरुआत में जब t का मान, शुरुआत मतलब जब समय 0 हो। ठीक है, इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0, देन उस टाइम उसका मूलधन क्या था, वो 1000 रुपये जमा किया था जब शुरुआत में वो बैंक ओपन किया था, तो 1000 रुपीज़। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 ईयर्स जरूर लिख दीजिएगा, मतलब वर्ष या साल जो भी कहिए, मतलब समय जब 0 हो, 0 ईयर्स हो। ठीक है, एंड मूलधन उस टाइम कितना था, देन p इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो ये t और ये p दोनों को हम लोग पुट करेंगे,
and putting these values in equation फर्स्ट वी गेट, समीकरण 1 में हम इसका मान पुट करेंगे। तो क्या होगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो log p के जगह पे 1000 इज इक्वल टू t का मान 0 बटा में 20 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ से 0/20 तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया log 1000 इज इक्वल टू c, यानी कि c का मान निकल जाएगा log 1000। ठीक है, इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब सेकंड केस क्या दिया है, 10 वर्षों के बाद पूछ रहा है कि उसका मूलधन क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है ना। तो चलिए लिख देंगे कि नाउ व्हेन t इज इक्वल टू 10 ईयर्स, जब 10 वर्ष हो देन तो क्या होना चाहिए उसका मूलधन। तो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो इसमें रखेंगे फिर t का मान 10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू t का मान कितना रखना है 10 बटा में 20 प्लस c। ये देखिए 10 0 से 0 कट जाएगा, log p प्लस 1/2 प्लस c का मान आ गया log 1000, log 1000 फ्रॉम, देखिएगा तो ये वाला, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना, आराम से उसको बनाना है। देखिए इसके बाद यहाँ से लिखते हैं हम लोग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log को एक साइड कर दें क्या, log p माइनस log 1000, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 1/2। ओके, ये देखिए log अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये कर सकते हैं, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। अब आप एक बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पे ई छुपा रहा था, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ जो भी बात की जा रही है वो नेचुरल लॉग की बात की है, तो यहाँ ई छुपा हुआ है, ठीक, ओके। और आपको ये भी पता है कि जब लॉग हटेगा तो यहाँ से बेस के ऊपर ये वाला जो पार्ट है इस साइड आ जाएगा और ये उसके पावर बन जाएंगे, यानी 1/2 इज इक्वल टू p/1000। क्या आप इस बात से सहमत हैं, लॉग के डिफिनेशन से आपको पता होना चाहिए कि लॉग अगर m है और इसका बेस अगर a है और इसका वैल्यू अगर n है, तो लॉग के हटते ही ये जो बेस a था उसका पावर के रूप में n हो जाएगा और m उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उसी फॉर्मूला को यूज किए हैं डिफिनेशन के अनुसार। अब इसको ध्यान से समझिए, क्या मैं इसे मिटा दूँ, इसे अगर मिटा दूँ तो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5, 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू p/1000 और e के पावर 0.5 का वैल्यू आपको दिया गया है नोट के रूप में, हिंट्स के रूप में 1.648, 1.648, ठीक है, इज इक्वल टू p/1000। यहाँ पे लिख देंगे एज वी नो डेट या गिवन डेट, e के पावर 0.5 का मान आपको दिया है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखिए बटा लो गुना में चला जाएगा, या इसको ऐसे लिख दें, इसका दशमलव अगर हम लोग तोड़ देंगे 1648, एक ऐसे खैर कट जाएगा, इसलिए p का मान कितना होगा 1648, यानी कि हेंस द रिक्वायर्ड, ठीक है, अमाउंट ठीक है, अमाउंट विल कितना लिखा है, वर्थ, ठीक है, विल वर्थ वापस आएगा आफ्टर 10 ईयर्स
पेमेंट्स विल वर्थ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। द रिक्वायर्ड अमाउंट आफ्टर 10 years विल वर्थ, ठीक है, विल वर्थ 1648 रुपीज़, ठीक। यानी 10 वर्षों के बाद उसका जो 1000 रुपये जो डिपॉजिट किया था 5% की दर से 1648 रुपये मिलेगा, ठीक है। चलिए इसका शायद वो अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए जी, तो हम देखते हैं इस बार 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है इन अ कल्चर, ठीक है, कहीं कोई मतलब दिया है आपको संस्कृति में, द बैक्टीरिया काउंट, वो कुछ जैसे नहीं होता है, वो एक मधुमक्खी पालन वगैरह होता है उस टाइप का कुछ है, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, मतलब आपको शुरुआत में बैक्टीरिया काउंट किया गया है 1 लाख है, ठीक है। अच्छा, द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर्स, हर 2 घंटे में वो वृद्धि कर रहा है, 10% की दर से वो वृद्धि कर रहा है हर 2 घंटे में। जैसे अभी 1 लाख है तो 2 घंटे के बाद उसका क्या हो जाएगा, 10% वृद्धि हो जाएगा, यानी 1,10,000 हो जाएगा, फिर 2 घंटे में और वृद्धि करेगा। कहता है कि इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रिच, बोल रहा है कितने घंटे के बाद, अगर घंटा 2 हो रहा है तो 10% वृद्धि कर रहा है, तो कितने घंटे के बाद उसका जो नंबर है टोटल वो 2 लाख हो जाएगा, मतलब जस्ट डबल हो जाएगा। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, अब कहता है कि जो उसमें वृद्धि की जो दर है, कह रहा है कि इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, माने बैक्टीरिया के वृद्धि की दर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, जितने नंबर प्रेजेंट हैं उसी का वो क्या होगा, समानुपाती है, जितने हैं उसी के अनुपात में वो वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग में कि उसकी टोटल संख्या y है, ठीक, तो अगर टोटल संख्या शुरुआत में y है तो इसकी वृद्धि की जो दर है वो उसमें प्रेजेंट नंबर का ही समानुपाती है, यानी ये है। और इसके आधार पे ये केस दिया है कि जब शुरुआत में जब घंटा 0 था तो टोटल बैक्टीरिया इतने थे, 2 घंटे के बाद उसमें 10% वृद्धि होता है, तो कितने घंटे के बाद उसका टोटल बैक्टीरिया का नंबर 2 लाख हो जाएंगे। ये मेरा पूरा क्वेश्चन है, इसको मैं देखता हूँ बारी बारी से। चलिए, तो सबसे पहले हमको मानना होगा कि उसमें बैक्टीरिया है कितने स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में पता नहीं, हम उसको मान लेते थोड़ा देर के लिए कि लेट y बी द, ठीक है, y बी द काउंट ऑफ, y बी द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया, काउंट ऑफ द बैक्टीरिया at the end of t hours, मतलब वो कहता है कि हर 2 घंटे में वृद्धि करके इतना पहुंचता है, तो वो जो फाइनल जितने घंटे में वृद्धि कर रहा है, स्टार्टिंग में क्या था वो पता नहीं, मान के चलिए वो वृद्धि करने के बाद इतना पहुंचता है t सेकेंड के बाद या किसी सेकेंड के बाद। तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि मान लिया गया कि जो बैक्टीरिया है उसको काउंट किया गया, वो y हो रहा है एट द एंड ऑफ t आवर्स, t समय के बाद जब बैक्टीरिया को काउंट किया गया तो y है अगर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि उसमें जितनी संख्या है जिस टाइम पे भी गिना जाए, ठीक है, तो उसमें जितनी संख्या है उसमें वृद्धि की जो दर है वो स्पष्ट लिख रहा है कि इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नंबर्स में वृद्धि की दर इज प्रोपोर्शनल, वो समानुपाती है किसके, टू द नंबर प्रेजेंट, जितना है उसी के, अगर ये बढ़ता है तो उसी दर से इसमें भी वृद्धि होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है आपको। अब यहाँ सबको पता है समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो उसको बराबर के रूप में लाने के लिए हमें एक कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है, तो dy बटा में dt इज इक्वल टू जब करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट के रूप में हम k यूज कर रहे हैं, लिख देंगे यहाँ पे कि वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपाती का वो नियतांक है, वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी समानुपातिक नियतांक है, ठीक है। चलिए, अभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कीजिए, तो y को y की तरफ कर देंगे और कांस्टेंट को इसी तरह छोड़ देंगे। अब इसको हम लोग सेपरेट कर दिए हैं तो इंटीग्रेट करेंगे, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट
इसका होगा 1/y इंटू डी वाई, के कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, डी टी 1/y का होगा log y और k कांस्टेंट है t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन आ देंगे c। ठीक है, अब यहाँ से जो केस है उस केस के अनुसार हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। यहाँ तक इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देंगे। अब हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में वो क्या कह रहा था, इनिशियली मतलब प्रारंभ में, जब प्रारंभ मतलब जब समय का मान 0 हो, वेन t इज इक्वल टू 0, जब समय 0 सेकेंड था, 0 आवर्स था, घंटा में दिया है ना, 0 आवर्स। ठीक है, जब समय 0 घंटा था, देन उस टाइम उसके जो नंबर्स थे वो 1 लाख थे। ठीक है, 1 लाख। एंड तो इस मान को हम इसमें पुट करेंगे, एंड पुटिंग these values in equation first we get, समीकरण पर रखिए log y का मान 1 लाख 3 2 5। ठीक है, इज इक्वल टू के तो पता नहीं है, t का मान 0 प्लस सी, यहाँ से ये 0 हो गया तो c का मान निकल जाएगा, बट एक लाइन लिख देते हैं, log 1 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस सी, इसलिए c इज इक्वल टू log 1 लाख। ठीक है, ये देखिए c का मान निकल गया, इक्वेशन हो जाएगा 2। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में आपको क्या दिया गया है, सेकेंड केस में कह रहा है कि वो 2 घंटे के बाद 10% वृद्धि कर जा रहा है। ठीक है, यानी कि नाउ वेन t इज इक्वल टू 2 आवर्स, जब वो 2 घंटा होता है, ठीक है, तो 2 घंटे के बाद देन उसका जो नंबर है, ठीक है, यानी y जो है वो कितना हो जाता है, जितना है उसमें 10% वृद्धि होता है। यानी 1 लाख था तो उसका 10% वृद्धि हो जाएगा, यानी कि 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख, दोनों लिखना होगा ना। 1 लाख तो था ही, और जितना था उसका 10% वृद्धि हो जाता है 2 घंटे के बाद, यानी टोटल जो अमाउंट हुआ वो कितना हो जाएगा 1 लाख, और 10% ऑफ 1 लाख का मतलब हुआ 10/100 गुना 1 लाख। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 3 जीरो 1 जीरो 4 जीरो हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 1 लाख ये 10,000 ये, अगर टोटल हम जोड़ दें तो 1,10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1,10,000, ठीक है, देख लीजिएगा 1,10,000 हो जाता है वो 2 घंटे के बाद। ठीक है, तो हम इस मान को पुट करेंगे, एंड पुटिंग दिस वैल्यूज, पुटिंग these values in equation फर्स्ट, समीकरण 1 में फिर इस मान को रखेंगे और देखिए क्या आता है। तो यहाँ से हो जाएगा log y का मान हो गया 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, इज इक्वल टू के मालूम नहीं है, के तो निकला नहीं अभी। t का मान यहाँ आ चुका है 2 प्लस c। अब c हम रखे तो c का मान भी हम निकाल चुके हैं, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे log 1,10,000, ठीक है, 4 जीरो चेक जरूर कर लेंगे, एक भी जीरो गड़बड़ नहीं हो, इज इक्वल टू 2k प्लस c का मान आ चुका है log 1,05,000। ठीक है, यहाँ हम कहाँ से माना कि c का मान, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से उसका मान रख दिए। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में फाइनल आंसर हम लिखेंगे। पहले इसको देखते हैं क्या होता है। लॉग को एक साइड करेंगे तो log 1,10,000 माइनस log 1 लाख इज इक्वल टू 2k। तो यहाँ से log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज होगा, log 1,10,000 और बटा में 1 लाख। ठीक है, 1 लाख इज इक्वल टू 2k। ठीक, log m माइनस log n का फॉर्मूला log m/n होता है। अब यहाँ से 4 जीरो जो है ना वो 4 जीरो से कट जाएगा,
तो log 11/10 इज इक्वल टू 2k, यानी k का मान जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए k का मान ये दो जो गुना में बटा में आ जाएगा, यानी 1/2 log 11/10, ये हमारा निकला k का मान। अब देखिए k का मान भी निकल गया, फिर c का मान भी निकल चुका। अब इन दोनों मान को फिर से हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे और हमारा वैल्यू निकलेगा। लेकिन वहाँ पर भी एक चीज़ और है, इन दो मान तो निकल गया, वो पूछता है कि कितने घंटे के बाद हमारा जो टोटल नंबर वो 2 लाख पहुँच जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि नाउ, ठीक है, वेन y इज इक्वल टू कितना हो जाए, 2 लाख हो जाए, 3 2 5, n इज इक्वल टू 2 लाख हो जाए, ठीक है। किस टाइम पे 2 लाख हो जाएगा, वो टाइमिंग पूछ रहा है, यानी कि हमको t निकालना है एक प्रकार से। तो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 में हमारा क्या था, log y के, जब y के वैल्यू पुट करेंगे 2 लाख 4 1 5, ठीक है, इज इक्वल टू k और t प्लस c, यही था ना फॉर्मूला समीकरण 1 में। अब देखिए तो log 2 लाख ये हो गया, और k का मान आ गया है 1/2 log 11/10 इंटू टी हमको तो निकालना है, पता नहीं है, ठीक है, उसके जगह पर टी छोड़ दिए। और उसके बाद आपका सी है, सी का मान कितना आ चुका है, log 1 लाख, जो भी है उसको हम रखेंगे log 1 लाख। अब इसे सॉल्व करके हमें टी का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, log वाले को log के साइड कर देंगे, ऊपर से थोड़ा हटा देते हैं इसे। हमें समय निकालना है, कितने घंटे के बाद उसका जो नंबर है वो 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया आपका log 2 लाख माइनस ये आ जाएगा, तो हो जाएगा log 1 लाख इज इक्वल टू, ये है आपका 1/2 log 11/10 गुना t। इसे सॉल्व करना है आपको, ओके। चलिए जी, अब देखिए log m माइनस log n करेंगे आप, तो हो जाएगा log m/n, यानी 2 लाख और बटा में 1 लाख, ये तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 log 11/10 इंटू टी, ये टी का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो कट गया, तो आ गया log 2, अब इधर 1/2 log 11/10 गुना t है, तो यहाँ बटा वाला 2 इधर गुना में आ जाएगा, तो 2 log 2, और इधर गुना में जो है वो बटा में आ जाएगा, यानी log 11/10 इज इक्वल टू टी, यही आपका फाइनल आंसर होगा। यानी t इज इक्वल टू 2 log 2, मान नहीं दिया तो आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मान दिया होगा वहाँ हम लोग मान को पुट करेंगे, यानी कि इतना घंटा के बाद उसका जो बैक्टीरिया है वो 2 लाख हो जाएगा। यानी लिख देंगे कि हेंस क्या हाउ मैनी आवर्स लिखा था ना, हेंस आफ्टर t इज इक्वल टू 2 log 2 बटा में log 11/10 आवर्स, ठीक है, इतने घंटों के बाद द काउंट ऑफ, जो उसकी गिनती है बैक्टीरिया के, द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया, काउंट ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, विल रिच, पहुंच जाएगा कितना, 2 लाख, ठीक। तो इस प्रकार से अब एक बात समझिए, वो स्टार्टिंग में ये बातें समझ में आनी चाहिए आपको कि 1 लाख जो दिया था वो लिखा कि कल जो द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, मैंने वो पता नहीं है, वो ऐसा माना गया कि किसी समय 0 पर, जब मतलब स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था उस टाइम काउंट किया गया, तो उसका बैक्टीरिया संख्या 1 लाख थी। हर 2 घंटे के बाद उसमें 10% वृद्धि होती है, तो कितने समय बाद उसमें 2 लाख बैक्टीरिया पाए जाएंगे, ये पता करना था। तो हम लोग स्टार्टिंग में ये माने कि काउंट जो था, गिनती जो थी, संख्या जो थी बैक्टीरिया की, वो y है, और उसका जो रेट है, वृद्धि की जो दर है, वो लिखा था कि उसमें जितने प्रेजेंट हैं उसके समानुपाती है, तो हमने y माना, तो उसका जो वृद्धि दर था
डी वाई बाई डी टी वो उसका समानुपाती हो गया, यानी कि y के समानुपाती। फिर इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए और फिर केस के अनुसार जब डिस्कस किए तब वहाँ पे लिए t बराबर 0 तो y इक्वल टू 1 लाख, फिर t इक्वल टू जब उसको हम लोग 2 किए तो उसमें 1,10,000 हुआ, और फिर जब t का मान क्या रखा जाए कि इसका मान 2 लाख हो जाए तो उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो इस प्रकार से ये जो है समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, उसको देख लेते हैं फटाक से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन ही है और ऑब्जेक्टिव के रूप में दे दिया, छोटा सा प्रश्न है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ई एक्स इंटू ई वाई, क्योंकि आपको पता है कि ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन का मतलब होता है ए के पावर एम प्लस एन। तो अगर ये प्लस में है तो हम इसको इंटू के रूप में तोड़ सकते हैं, जैसे प्लस में तो उसको लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर वाई, ई के पावर एक्स प्लस वाई है, इसका मतलब ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई होगा, तो गुना में तभी तो पावर जोड़ते हैं। तो जैसे आप इसको अलग करेंगे ना, ब्रैकेट हो जाएगा, वाई की तरफ वाई कर दीजिए, यानी 1 ई के पावर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको जैसे ही आप सेपरेट करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी गेट, इंटीग्रेट कर दीजिए 1 बाई ई के पावर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये ऊपर जाएगा ई के पावर माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, लेकिन एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बटा में चला जाता है इंटीग्रेशन में, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर -1 तो -1 बटा में चला जाएगा, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होगा। यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में था इसलिए एक्स की तरफ कांस्टेंट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस वाला 1 रखे ना रखे फर्क नहीं पड़ता, माइनस यहाँ रखे या यहाँ रखे, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। और ये हो जाएगा ई के पावर एक्स, इसको आप C1 कर दीजिएगा, जरा जरूरत पड़ेगी C1। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा, 1 से डिवाइड करेंगे ई के पावर -y आएगा, और माइनस यहाँ रखें या ऊपर रखेंगे, एक रख सकते हैं। अब देखिए, इसको इस साइड कर देते हैं, इसको इस साइड कर देते हैं, ये हो जाएगा -C1, ये हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर -y। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, और मैं इस पूरे को C लिख सकता हूँ, यानी ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर -y, ठीक है। इसे मैं इसको 1 कर दिया कि जरूरत पड़ेगा, यानी ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर -y इज इक्वल टू C। यही आपका जनरल सॉल्यूशन है, यानी कि अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, हेंस लिख देंगे, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस प्रकार से आपका 9.4 एक्सरसाइज जो कंप्लीट हुआ। अब 9.5 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसे देखेंगे और उसका एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, धन्यवाद।